फजल रहमान का जो एहतजाज है उसको मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट आज भी दिलवाते हैं। मैं किसी भी सूरत में किसी PNA स्टाइल मूवमेंट के हिस्सा नहीं बन सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हट रहा, एक सियासी डेडलाइन दे रहा। मेरे जो एक एहतजाजी प्रोग्राम है वो सिंध से होते हुए पंजाब इंटर होने वाला है। काम करना उसके रुकावट तो एक आदमी है, वो इमरान खान है, उसका जाने में इतना देर नहीं है। या हमारा तरीक़ेकार कामयाब होगा या मौलाना का तरीक़ेकार कामयाब होगा, लेकिन उसको जाना ही जाना है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो ना सिर्फ अपोजिशन की एक अहम और बड़ी जमात है बल्कि साथ साथ सिंध के अंदर वो हुकूमत भी कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अहम और सीनियर रहनुमा जो हैं वो नैब ने उनको अरेस्ट भी किया हुआ है, वो केसेस भी भुगत रहे हैं, जेल में भी हैं। मगर हुकूमत के ख़िलाफ़ जब एहतजाज की बात आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जो है वो इतनी ज़्यादा साफ़ या वाज़े नहीं नज़र आती। एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि वो मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करते हैं कहते हैं कि सियासी और इखलाकी तौर पे वो मौलाना के मार्च जो उन्होंने मौलाना फजल रहमान ने जिस मार्च का ऐलान किया है इस्लामाबाद के ऊपर, वो जो कहते हैं कि हम मार्च करेंगे आज़ादी मार्च, उसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि वो इखलाकी और सियासी तौर पर सपोर्ट करते हैं। मगर साथ में वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पर इस मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि वो धरना स्टाइल एहतजाज के ख़िलाफ़ हैं। और साथ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि वो भी एहतजाज करेंगे, मगर फ़र्क उनका एहतजाज जो होगा, उनके जो जलसे होंगे वो फ़र्क होंगे। सिंध से शुरू हो के वो पंजाब में दाखिल होंगे। मगर ये किस तरह के धरने होंगे, माफ़ करिएगा, ये किस तरह के जलसे होंगे, क्या ये एहतजाज का कोई टाइम फ्रेम है कि ये कब शुरू होंगे, ये ज़्यादा तफसीलात जो है ज़्यादातर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकी वजाहत नहीं की। दूसरी तरफ JUIF जो है उसकी कोशिश जारी है कि लोग उनसे सपोर्ट और पार्टी से सपोर्ट मांग रहे हैं और इसी हवाले से लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनकी बातचीत जो है वो जारी है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को दूर कर लिया है। साथ में जो इशू यहाँ दूसरा उठता है वो ये भी है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान अभी भी एक ट्रस्ट का फुकदान है। वो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो तब पैदा हुआ जब सेनेट के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मूव थी उसके अंदर दोनों पार्टीज़ जिनके पास नंबर्स थे उस नो कॉन्फिडेंस मूव को कामयाब बनाने के लिए, मगर वो ये कर ना पाए। और उसके बाद दोनों जमातों ने ये वादा किया कि वो उन लोगों को ढूंढेंगे जिन्होंने पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दिया, मगर अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई कि इस हवाले से दोनों जमातों ने क्या किया है। और साथ में बात करेंगे सिंध की भी, जहाँ जो फेडरल हुकूमत है और जो सिंध की हुकूमत है उसके दरमियान तलखी जो है वो जारी है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब जो सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब। वेलकम टू द शो कायरा साहब। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जी कायरा साहब, सबसे पहले तो यही बताएं कि आपके एहतजाज में और जो मौलाना फजल रहमान साहब का एहतजाज है उसमें सिवाय जिसको कहते हैं कि फॉर्म में कि वो कहते हैं कि धरना करना है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि हम इस तरह की किसी मूवमेंट के हक़ में नहीं है और जो मज़हब का एक इशू है वो, उसके अलावा फ़र्क क्या है? एहतजाज आप भी करना चाहते हैं मगर आपका एहतजाज फ़र्क कैसे होगा? आरिफा, चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ क्लिप्स आपने सुनाए हैं, उसमें उन्होंने ये सारी बातें वजाहत के साथ बयान की हैं। उसमें कोई अगर पहलू रह गया है जो तशना है तो उसके ऊपर बात कर लेते, वरना उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है उसमें कि हम मजहबी तासुब को कभी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा उसके खिलाफ रहे हैं। और ये बात हम आज नहीं कह रहे, कोई मौलाना की काल पे नहीं कह रहे। हमें मौलाना का एहतराम है, वो एक पाकिस्तान के मुसलमान लीडर है, हमारा उनसे इख्तलाफ भी रहा है, हमारा उनसे इत्तेफाक भी रहा है, हम इकट्ठे भी रहे हैं, मुखालिफ भी रहे हैं, हम हुकूमतों में रहे, एक दूसरे के खिलाफ भी रहे। तो ये कोई हमारे लिए चंबे की बात उनके साथ, और दोस्ती भी है उनके साथ। लेकिन
मौलाना का जो एपीसी थी, उस एपीसी के अंदर भी पीपल्स पार्टी ने ये दोनों पॉइंट बड़ी वजाहत से बयान कर दिए थे। उन दोनों पॉइंट्स पे हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। हम समझते हैं कि हम पीपल्स पार्टी की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, हम पाकिस्तान के लोगों को जवाबदेह हैं, और जो इश्यूज़ हमारे थे उसको सब ने कहा कि ये प्रिंसिपली दुरुस्त इश्यूज़ हैं। हाँ, हम पाकिस्तान के अंदर धरना पॉलिटिक्स, एहतजाज और चीज़ है। धरने के हम वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के धरने थे उसके भी खिलाफ थे, हम लब्बैक के धरने के भी खिलाफ थे, हम इमरान खान के धरने के भी खिलाफ थे। क्योंकि वो धरना जिसको इस नीयत से दिया जाए और इस स्लोगन के तहत दिया जाए कि यहाँ बैठ के हम गवर्नमेंट को चलता कर देंगे, ताकत के जोर पे नहीं, अवामी ताकत के जोर पे जरूर, और जिससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत डीरेल हो जाए। ये जमहूरियत हम क्यों चीखते हैं? बड़े लोगों का सवाल है जी, लोगों के तो पेट पे रोटी नहीं है। यहाँ जी कायरा साहब, ये तो बिल्कुल सही है। तो फिर हम ये समझ ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ ये भी कहती है कि एहतजाज करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतजाज करना है। जरदारी साहब की माजी में कुछ स्टेटमेंट्स भी थी कि इस हुकूमत को नहीं रहने देना, इसको भी चलता करना है। अब आप कहते हैं कि पीएनए स्टाइल मूवमेंट नहीं होगी, हमारा ये पार्टी जो है प्रिंसिपल्स पे खड़ी है, हम किसी को घर नहीं भेजना चाहते। तो तभी तो हम पूछ रहे हैं ना कि फिर आपके एहतजाज में बिल्कुल हमने ये नहीं कहा क्या है कि जी, हमने ये नहीं कहा कि हम इसको घर नहीं भेजना चाहते गवर्नमेंट को। हमने ये कहा है कि हम इस निजाम को नहीं लपेटने देंगे, निजाम में और हुकूमत तो सर एहतजाज करके आपको कैसे पता है कि आपके एहतजाज के बाद हुकूमत जाएगी मगर सिस्टम नहीं जाएगा? अगर मुझे मौका दे, गुजारिश ये है, फिर आपको ये कैसे पता है कि आप मुझसे ये तवक्को कर रही हैं या बाकी मीडिया कर रहा है पीपल्स पार्टी से कि हम लोग धरने में नहीं जा रहे तो हम बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, हम पता नहीं कोई किसी के साथ कुछ चीट कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि धरने का फैसला JUI का है, अपोजिशन का नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात तय है कि इस हुकूमत के खिलाफ मास मूवमेंट की मोबिलाइजेशन की बात हुई, हम उसके साथ हैं। ये भी कहा गया कि इस हुकूमत को चलता करने के रास्ते पैदा करेंगे, ये उसके भी साथ है। लेकिन ये कोई मुशावरत के साथ तय किया गया शेड्यूल नहीं है, इसीलिए वो मुस्लिम लीग से भी बात कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने फैसला भी नहीं किया, हमसे भी बात कर रहे हैं, हम भी उनसे बात कर रहे हैं, अभी भी कल भी हमने फैसला किया है कि हम मौलाना के साथ एंगेज करेंगे, उनके साथ जाएंगे। और हम ये नहीं है कि एक धरने में शामिल ना हो तो हमारे रास्ते जुदा होंगे, ऐसा नहीं है। रही बात बाकी जमातों की, बहुत सारी अदर जमातें भी जो हैं वो भी अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया। हुआ ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्वेटा में यूनिलैटरली ये ऐलान कर दिया, उसकी डेट दे दी। उसके ऊपर हमसे, एक तो हमारे 2 तहफ़्फ़ुज़ात पहले मौजूद थे, उस पर हमसे मुशावरत भी नहीं हुई, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको एड्रेस किया जा सकता था। आज भी हम समझते हैं कि उसकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगली स्ट्रेटजी क्या है? कुछ अंदरूनी बातें हैं जो हमने उनसे की हैं। और रही बात कि सिर्फ डेड लॉक क्रिएट करके या लॉकडाउन करके हुकूमतें भेजने का वाहिद तरीका नहीं है। हमारे दानिश्त में, हमारी कोशिश में, इससे पहले हम ARD की सूरत में और इस मुल्क के अंदर बाकी MRD तो खैर स्पॉन्सर्ड मूवमेंट थी, मैं जो हमारे खिलाफ चली सारी PNA की मूवमेंट, MRD की मूवमेंट उस एस्टेब्लिशमेंट के और उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ चली, और ये जो ARD की मूवमेंट है वो भी एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ चली। सो हम पानी के उस बहाव के जिसमें हर चीज बह जाती है उसके खिलाफ भी चल के मूवमेंटें चलाते रहे हैं और कामयाब करते रहे हैं, और डेडलॉक क्रिएट किए बगैर कामयाब करते रहे हैं। वो एक जमहूरी रास्ता है, उस पर चलना है आपको। किसी भी हुकूमत को घर भेजना जमहूरी कैसे है? एहतजाज के ऊपर या उसका जो देखे ना, एहतजाज के 2 रंग हैं। एक रंग वो आप जो कह रही है, अभी आपने कहा कि एहतजाज के जरिए हुकूमतों को घर भेजना जमहूरी कैसे है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान जो कर रहे हैं वो आप कह रही है गैर जमहूरी है। मैं उसको गैर जमहूरी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ ना, मैंने तो उस पे कोई जजमेंट पास नहीं की, सिर्फ सवाल पूछा है। आपने आपके सवाल के अंदर उसका एक जवाब भी है ना, इसका मतलब है आपका व्यू वो है। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आपका व्यू हुआ,
آپ کا ویو وہ ہے جو میں نہیں کہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرا کوئی ویو نہیں ہے, میں تو صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ کسی بھی احتجاج کے ذریعے کسی حکومت کو گھر بھیج. جی سر. دیکھیں نا, کسی حکومت کو گھر بھیجنا احتجاج کے ذریعے بالکل جمہوری ہے. برطانیہ کے اندر پارٹی کے اندر سے احتجاج ہوا, تھریسا مے کی گورنمنٹ گئی, اس کے بعد بھی یہ گورنمنٹ جانے والی ہے. اس سے پہلے بھی ان کی کئی پارٹی کے اندر ہوتا ہے نا, پارٹی کے اندر تو صرف پارٹی کے اندر نہیں ہے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے, الیکشن ہوتا ہے. نو بالکل نہیں, وہ پارلیمان کے اندر. سر احتجاج وہ سڑکوں پہ تو نہیں ہوا نا. محترمہ گزارش سنیں, کیا کر رہی ہیں آپ, کیسے نہیں ہوا؟ پورے برطانیہ میں ہڑتال ہوئی, پورا جو ہے لندن بریگزٹ کے خلاف کھڑا ہوا, کیسے کہہ رہی ہے کہ ہڑتال نہیں ہوئی؟ اور اس کے بعد پارلیمان کے اندر سر وہ تو ان کی پارٹی کے اندر ساری ڈیبیٹ تھی اور پارٹی کا الیکشن ہوا, لیڈرشپ کے لیے وہاں ہوا. I'm sorry to say this. مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے, پر یہ بات درست نہیں آپ کر رہے. سوال یہ ہے کہ وہاں پارلیمان کے اندر ان کو ڈیفیٹ ہوئی, پارٹی کی لیڈرشپ چینج کرنے کے لیے پارٹی کے اندر بحث ہوئی, ان کے جگہ جو متبادل لیڈر آیا وہ پارٹی کا ایشو تھا, لیکن تھریسا مے کو پارلیمان کے اندر سے ڈیفیٹ ہوئی, ان کو اس بل کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. سو یہ احتجاج کا ایک رنگ ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہی ہم کہہ رہے ہیں, اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے, ہم جلسے بھی کریں گے, ہم جلوس بھی کریں گے, ہم ریلیز بھی کریں گے, اور عوامی رائے عامہ کو ہم وار کریں گے. وہ رائے عامہ جو پہلے ہی اس حکومت سے ناک و ناک ہے, وہ رائے عامہ جس کے رستے انہوں نے مسدود کر دیے, ان کے پیٹ پہ لات مار دی اور اپنے سارے وعدوں سے منحرف ہو گئے, ہم عوامی رائے عامہ کو ہم وار کریں گے. وہی رستہ ہے جس رستے سے آگے جا کے ڈیڈ لاک آ جائے, ڈیڈ اینڈ آ جائے اور آگے غیر جمہوری رستہ ہو, اس رستے کو اوائڈ کرنا یہ ہمارا ایک اصول رہا ہے. تو اگر میں صحیح سمجھوں سر, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک تو پارلیمنٹ کے اندر جو پروسیس چل رہا ہے اس کے ساتھ جب آپ احتجاج کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ اتنا پریشر بنے گا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر خود یا استعفیٰ دے دیں گے یا ان ہاؤس چینج ہو جائے گا کیونکہ احتجاج ہو رہا ہے سڑک پہ. دیکھیے ان کے اپنے اندر وہ تو اتحادی جماعتیں نا, 4 5 6 ووٹوں کی ان کی اکثریت ہے. ایک اتحادی پارٹی ادھر ہوئی, گورنمنٹ گئی. سوال یہ ہے کہ ہم تو عوام کے پاس جا رہے ہیں نا, کیا عوام کے ایشوز نہیں ہے؟ مہنگائی ہے, بھوک ہے, اس وقت بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, دیے نہیں جا رہے, روزگار کم ہو رہے ہیں, پاکستان کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے, اور ون سائیڈڈ لوپ سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے. جوڈیشری نے کیا کہا چیف جسٹس صاحب نے, ہماری بات تو بائزڈ ہے, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں, میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہو رہا, آپ کے اوپر بھی قدغنیں لگی ہوئی ہیں. یہ بات ہم لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے, لوگوں کا دباؤ سیاستدانوں کے اوپر آئے, اور لوگ عوامی دباؤ کے ذریعے اگر سیاست میں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہی جمہوری ہوتی ہے. اگر ادروائز کوئی طاقت اگر دوسرے طریقے سے تبدیلیاں پیدا کرتی ہے تو وہ جمہوریت نہیں ہوتی اور جمہوریت کا نقصان ہوتی ہے. سر تو یہ جو آپ نے احتجاج کرنا ہے, جو کہا ہے کہ آپ سندھ سے شروع کریں گے اور پھر پنجاب میں جائے گا, ہم تو اس وقت بھی احتجاج کر رہے ہیں. جی آئی نو سر, بٹ جو امپریشن اس سے یہ ملا تھا کہ شاید آپ بھی ریلیز کریں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسے کریں گے, تو وہ اندازاً کب تک شروع ہوں گی, تاریخیں کوئی سیٹ ہوئی ہیں اس کی؟ وہ بلاول صاحب نے پرسوں رات کو اناؤنس کیا تھا کہ وہ اگلے ہفتے سے سندھ کا ٹور شروع کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جانا ہے کشمیر, پھر وہ دوبارہ سندھ جائیں گے. سندھ سے وہ ٹور کرتے ہوئے وہ ساؤتھ پنجاب میں انٹر ہوں گے, پھر سینٹرل پنجاب میں آئیں گے, اس طرح آگے چلیں گے. ان کا شیڈول فائنل ہو گیا. اچھا سر, تو کوئی اس کی جو ڈیٹس کے وہ جو دوسری دفعہ سندھ آئیں گے اور وہاں سے پھر شروع کریں گے, وہ کو اندازاً بائی دی اینڈ آف دی ایئر اور ارلیئر دین دیٹ؟ جی نہیں جی نہیں, اسی مہینے میں گزارش کر رہا ہوں, اسی مہینے. اچھا صحیح. اور وہ ان کا آفس آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اس سال کے اینڈ پہ, اور ہم اپنے یوم تاسیس کا جلسہ بھی کریں گے, باقی جلسے بھی کریں گے, اور اس سال کے اینڈ پہ یعنی دسمبر میں یا جنوری میں شاید میں بھی ان دسمبر ہم اپنا فائنل لائحہ عمل طے کر لیں گے کہ اب ہمیں اگلا جو لمحہ ہے, اگر حکومت کے ساتھی یا حکومت کو نہیں جانے دیا جاتا, روکتے ہیں ان کو اور دوسرا کو رستہ اختیار کرتے ہیں, تو پھر پیپلز پارٹی مشاورتی عمل جاری رکھے گی اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی, اور پھر ہم وہ لائحہ عمل طے کریں گے جو جمہوریت کے رستے کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جمہوریت ڈیریل کرنے کا رستہ اختیار کریں. اس لیے محترمہ کہ جمہوریت جب ڈیریل ہوئی
اس کی بحالی میں بہت ٹائم لگا, بڑا نقصان ہوا, اور نظام کے ذریعے ہی عوام کو کچھ دیا جا سکتا ہے, نظام نہیں تو عوام کا حال نہیں. ہم نے اگر پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے, بے روزگاری سے, اس ملک میں نوجوانوں کو روزگار کے لیے اگر حالات پیدا کرنے ہیں, اس ملک میں کاروبار کے راستے کھولنے ہیں, تو وہ نظام کے ذریعے کھولنے ہیں. ڈیموکریسی ایک نظام ہے, اور نظام کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس کی رائے درست ہوگی, ہمارے مدانست میں تو وہ درست نہیں ہے. قاہرہ صاحب, جو رہبر کمیٹی ایک بنائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, اور کہا جا رہا تھا کہ کچھ یہ احتجاج کے حوالے سے فیصلے بھی اس میں ہوں گے, وہ کیا اب ڈس بینڈ ہو چکی ہے؟ کیونکہ آبویسلی آپ لوگوں نے تو اپنی جو ریلیز یا جلسے پلان کر لیے ہیں وہ ایک الگ سے بھی کر لیے ہیں, یا وہ ابھی تک وہ مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے؟ دیکھیے, اگر آپ اے پی سی کی پریس کانفرنس سنیں, اس کا اعلامیہ پڑھیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. یہ کمیٹی آئندہ کے لیے مشترکہ لائے عمل کا طریقہ کار طے کرے گی. اس کمیٹی کی میٹنگیں ہوئیں, ہم اس میں جاتے رہے, اب بھی ہم اس میں اس کی میٹنگ انشاءاللہ کنوین کریں گے. ہم کہیں گے کہ وہ کنوین کریں. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی اس میں ہے, باقی جماعتیں بھی ہیں, ہم بھی ہیں. لیکن جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہم اس سے ہٹ کے, تو ہم اس سے ہٹ کے بھی یہ سب جماعتوں کو اختیار تھا اور اس کے مطابق ہے, اور اس کا اعلامیے میں موجود ہے کہ ہر جماعت سنگولرلی بھی اپنے اپنے طور پہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. مسلم لیگ نے بھی جاری رکھی, مریم بی بی بھی اپنے جلسے کرتی رہی, ہم بھی جلسے کرتے رہے, اے این پی نے بھی جاری رکھی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود انہوں نے بھی جاری رکھی, وہ بھی اپنے جلسے کرتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے کوئٹہ میں اس ریلی کا اور یہ سٹ ان کا اعلان کیا, وہ بھی ان کی اپنی جماعت کا جلسہ تھا, کوئی اتحادی جلسہ نہیں تھا. سو یہ سنگولرلی کرنے کا بھی اختیار موجود ہے اس میں. یہ اے پی سی کے فیصلوں کے عین مطابق ہے, ہم کو اس سے بغاوت نہیں کر رہے. صحیح سر. اور یہ جو بار بار آج کل بات ہوتی ہے, کبھی خبر آتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کوئی ڈیل کر رہی ہے, کبھی خبر آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید نیگوسیشنز میں انوالوڈ ہے اور ڈیل ہونے والی ہے, کیا ان باتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی صداقت ہے؟ پرسوں خورشید شاہ گرفتار ہو گئے اور ہم ڈیل کر رہے ہیں. آپ کی بات میں جتنا وزن ہے آپ خود اندازہ کر لیجیے. اور سر, اب اس کے بعد کیا یہ بھی خدشہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب, کیا نیب ان کی طرف بھی ان کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے؟ جی, ایک بدمست آتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جی, ان کو گرفتار کر کیا جا سکتا ہے, بالکل کر سکتے ہیں, ان سے تو کوئی بعید ہے ہی نہیں. لیکن ہم نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ان کو گرفتار بھی کیا گیا, یہاں تک بات گئی, ایون دین وہ جیل میں بیٹھے ہوں گے, وہ چیف منسٹر ہوں گے, اور کوئی چیف منسٹر نہیں ہوگا. بہت بہت قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے, جو بہت لگ رہا ہے کہ تیزی سے پھیل رہا ہے اس وقت پنجاب میں بھی, اور سندھ سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ڈینگی کے مرض کی, جس نے ایک دفعہ پھر ملک بھر میں سر اٹھا لیا ہے. اب گزشتہ دنوں کے اندر ڈینگی کی مریضوں کے تعداد کے اندر خطرناک تیزی سے اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. ڈینگی کنٹرول پروگرام کے مطابق ملک بھر میں اس وقت 3,500 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس وقت متاثر ہیں ڈینگی فیور سے, جن میں سے صرف پنجاب کے اندر جو کیسز کی تعداد ہے وہ 2,000 سے زائد ہو چکی ہے, اور 5 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. اسی طرح سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی مریض جو ہیں ان کی تعداد کے اندر اضافے کی خبریں آتی چلی جا رہی ہیں. 2011 میں پہلی دفعہ ہم نے اس مرض کے بارے میں سنا اور بہت خبریں آئیں, مگر اس کے بعد حکومت نے حفاظتی انتظامات جو تھے وہ لینے شروع کر دیے, اور اس کے بعد اتنے ہمیں ہائی نمبر سننے میں نہیں ملے.
मौसम शुरू होने से पहले ही फ्यूमिगेशन की कैंपेन और अवेयरनेस कैंपेन जो थी हुकूमत चला लेती थी, मगर इस दफ़े लग रहा है कि एक दफ़े फिर जो नंबर्स हैं या तादाद है जिन लोगों की जिनको ये मर्ज़ हो रहा है वो कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या इस दफ़े वाकई केसेस जो हैं या जो तादाद हमें नज़र आ रही है ख़ास तौर से पंजाब से वो ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स? बहुत शुक्रिया जी। देखें, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन आधी दुनिया को अफेक्ट कर रही है और कर सकती है। सो इट इज़ ए ग्लोबल डिज़ीज़ और ये जहाँ पे भी आबादी ज़्यादा होती है ये वहीं होती है और इसके टिपिकल हैबिटेट ऐसा है कि ये जो मच्छर जो इसको ट्रांसमिट करता है एडीज इजिप्शियाई और एल्बोपिक्टस, ख़ासकर उसकी फ़ीमेल वैरायटी, वो थ्राइव करती है ह्यूमन ब्लड पे और जहाँ उसको ह्यूमन की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो वहीं पे थ्राइव करता है। और ये इस सर मैं माफ़ी दीजिएगा आपकी बात यहाँ काटने लगी हूँ, जस्ट टू क्लैरिफाई फॉर द ऑडियंस, इसीलिए कहते हैं कि डेंगू मर्ज जो है ये ज़्यादातर शहरी आबादियों में जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ तेज़ी से फैलता है। एब्सोल्युटली। और अगर डेंसिटी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उस तरह नहीं बढ़ता जैसे पाकिस्तान में खासकर पंजाब में नहीं बढ़ा, आबादियाँ बन गई, नई कॉलोनीज़ बन गई, सीवरेज बाद में डले, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई फाल निज़ाम नहीं है और इसी तरह जो पॉन्ड्स हैं, जो जौहड़ हैं, जो गड़े हैं, रोडें टूटी हुई हैं तो वहाँ पानी खड़ा हो जाता है और इसका जो मच्छर है उसकी अफजाइश के लिए उसको आधी छोटा चम्मच पानी काफ़ी है, यानी ओस के चंद कतरों में भी ये अफजाइश पा जाता है, चाहे वो साफ़ पानी हो या गंदा पानी हो। और ये घरों के अंदर भी रहने वाला मॉस्किटो है, इसीलिए हम इसको डोमेस्टिक मॉस्किटो कहते हैं। यानी कि जो आपकी गमला है उसके नीचे जो कनाली पड़ी है, जो आपके रेफ्रिजरेटर के नीचे जो ट्रे है, जहाँ आपके वाटर कूलर के नीचे जो टपक रहा पानी और वहाँ चंद कतरे खड़े हैं, दैट इज़ इनफ टू टेक समबडीज़ लाइफ। तो जहाँ आपका जो टैंक है ऊपर वाटर टैंक, क्या वो सील्ड है, क्या उसका ढकना बंद है, वरना ये उधर इसकी अफजाइश हो रही है। ख़ासकर इस सीज़न में लाहौर में, पंजाब में देखें गर्मी और सर्दी काफ़ी होती है और जब हम गर्मियों से सर्दियों में जा रहे होते हैं और सर्दियों से गर्मियों में तो ये होता है। और ये देखिएगा आप कि सब गवर्नमेंट या सब उनकी एजेंसीज ज़रूर अपना क्रेडिट क्लेम करेंगे अराउंड जनवरी में जब सर्दी होगी इसने खुद ही ख़त्म हो जाना है। 20 डिग्री से नीचे ये मॉस्किटो का लार्वी सर्वाइव नहीं करता और जब बहुत गर्मी होती है ये सर्वाइव नहीं करता। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है जिसकी आपने निशानदेही भी की कि इसकी ईयर अराउंड एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी हैं। अगर आप एक्टिविटीज़ करेंगे ड्यूरिंग एन एपिडेमिक इन द मिडल ऑफ द आउटब्रेक तो वो बिल्कुल टू लिटिल टू लेट होगा। देखें, इसकी एक्टिविटीज़ भी कई किस्म की हैं लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव टूल जो दुनिया में पाया जाता है, थाईलैंड देख लें जहाँ 90,000 के करीब केसेस होते थे एनुअली, अब दे आर डाउन टू अराउंड 4-5,000 और उनकी डेथ किसी की नहीं होती। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि किसी को डेंगू होना। दूसरी अच्छी चीज़ जो डॉक्टर्स के करने की है, नर्सेज की, पैरामेडिकल की, वो ये है कि अगर ये होती है तो इससे ज़ीरो मोर्टेलिटी होनी चाहिए, किसी की डेथ नहीं जानी चाहिए। एज ए डॉक्टर सर पहले अगर आप तफसील से एक्टिविटीज बता दें जो करनी चाहिए मैं वही बताने लगा, उसके बाद हम इलाज पे आते हैं। एक्टिविटीज़ तो बहुत किस्म की हैं, एक्टिविटीज़ तो और इसकी मल्टी सेक्टोरियल एक्टिविटीज़ हैं और इसकी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए जिसमें कम से कम 39 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेके, हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके, आपका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से लेके, फिशरीज़ की डिपार्टमेंट के, वॉसा सीवरेज वाले, वाटर सप्लाई वाले, वापडा, ये टायर्स वाले, ये सब डिपार्टमेंट। क्योंकि देखें जब और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका टूल है वो हरगिज़ फ्यूमिगेशन या स्प्रेज या फॉगिंग नहीं है, क्योंकि इनमें से आधे जो मच्छर हैं वो इस वक्त रेजिस्टेंट हो चुके हैं एक्सेसिव फॉगिंग की वजह से। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल है आपका बिहेवियरल चेंज, कि आपके देखने और सुनने वाले, आपके बच्चे, मेरे और कौम के बच्चे, टीचर्स इसका एजेंट ऑफ चेंज बने। और जो हम अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुसलमान कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, वो हमारी ज़िंदगियों में आ जाए।
कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसी आपके घर के अंदर जाके आपके बेडरूम के अंदर ये नहीं देख सकती कि वहाँ जो आप तो सर आपने फ्लावर क्या, या बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि बट ये तो वही बात आ गई कि अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है, मगर क्या सचमुच हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल और इस साल के केसेस में फ़र्क है, और अगर है तो हुकूमत की क्या कोई कोताही रही है इस साल? देखें, मैं आपको ये बता दूं कि देखें 2011 की जो एपिडेमिक थी वो वर्ल्ड की अभी तक रिकॉर्डेड सबसे बड़ी एपिडेमिक है, स्पेशली इन लाहौर। उस वक़्त लाहौर की आधी आबादी एक तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसने अफेक्ट किया था। तो अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए। और इसकी टिपिकल इस बीमारी की एक टेंडेंसी ये है कि ये एक दफ़ा होती है तो आप पे एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं। देयर आर वायरसेस ऑफ डेंगी 1, 2, 3, 4, 5 विच आर कैरिड थ्रू दिस वेक्टर मच्छर। ये समझने की चीज़ है। एक जब आपको वायरस अंदर आपके बॉडी की जाती है, वो लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी देती है, वो वायरस दोबारा नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी किस्म की वायरसेस जो 4 और हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए जिनको ये एक्सपोज हो चुका है उनको ऑब्वियसली केयरफुल रहना चाहिए। और ये हॉटस्पॉट शिफ्ट होता है, ये लाहौर में था। और आप यकीन करें कि 2009 का आप कलम कहार एक प्रोग्राम होता है जो अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, जो शाह साहब करते थे, उसमें मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि डेंगी फ्यूचर में बहुत बड़ा सियासत में पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और वही हुआ कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया, उन्होंने डिस्क्लेमिंग कोशिश की कि डिस्क्लेम करें इसको, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अपोजिशन ने, और ये चलता रहता है। और डेंगी यूनिवर्सली नोन है फॉर दिस। जब हम ये माइंडसेट चेंज करेंगे और जो औरतें अपने घरों में सफाई करेंगी, टीचर्स अपने स्कूलों में, डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स में सफाई रखेंगे, आप अपने स्टूडियो में सफाई रखेंगी, तो ये बहुत कम हो जाएगी। जो पब्लिक हेल्थ का इशू है, जो गवर्नमेंट का करने का है, वो ये है कि जहाँ जौहड़ हैं, जहाँ पानी स्टेगनेंट हुआ है, जहाँ पाइप फटे हुए हैं, जहाँ सीवरेज सिस्टम नकारा है, उसको फौरी तौर पे रिपेयर करें। कहीं एनवायरनमेंट में एक पानी नहीं खड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सील से हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, जो वज़ीर आज़म कल पहुँच जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ UN जनरल असेंबली से वो कुछ दिनों में खिताब करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे UN जनरल असेंबली की, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब मुतवक्के है। और इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद अहमद खान साहब, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा है। वेलकम टू द शो सर। शमशाद साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये UN के जनरल असेंबली के बारे में, UN के बारे में आजकल इतनी तनकीद होती है कि वो एक इनफेक्टिव फोरम हो गया है, तो हम क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ खिताब करेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त है। इनफेक्टिव इस वजह से हो गया है कि यूनाइटेड नेशन की रेलेवेंस खत्म हो गई है ग्लोबल इश्यूज ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी के होते हैं। और इस वक्त इमरान खान का वहाँ जाना इस वजह से जरूरी है कि कश्मीर में एक आग लगी हुई है जुल्म और धांधली की, जो इंडिया ने पैदा की हुई है। और इस मसले पर ऑलरेडी दुनिया का बहुत फोकस आ चुका है हमारी कोशिशों से, पाकिस्तान की कोशिश से, और थैंक्स टू इमरान खान पर्सनल डिप्लोमेसी हाई लेवल। तो दुनिया में एक खास फोकस है इस वक्त कश्मीर के मसले पर। और इन एनी केस ये जो इजलास है, ये सालाना इजलास होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हर साल, और इस लिहाज से ये 74वां 74th एनुअल सेशन है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये जो सेशन होता है एनुअल, ये एक तरह से ग्लोबल कार्निवाल होता है, एक मेले का समा होता है। सारी दुनिया 192 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो सब उनके वफूद डेलीगेशंस आते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट पर नहीं तो नीचे के लेवल पर, तो सारी दुनिया जमा होती है इन 3 महीनों। और ये पहले 2-3 हफ्ते ऐसा होता है कि सारे डेलीगेशन के जो सरबराह होते हैं
وہ اپنے ملک کا جو ایک اوور آل پالیسی فریم ورک ہوتا ہے اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے، گلوبل آڈینس کو. اور یہ کوئی 10 سے 15 منٹ کی تقریر ہوتی ہے جو ہر وفد کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو ہمیشہ تو میں اس کو سمجھتا تھا کہ یہ بالکل رسمی ایونٹ ہوتا ہے جس میں لوگ آتے ہیں، اپنی بات سنا کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ جنرل اسمبلی پالیسی تو بناتی نہیں، ڈیسیژن نہیں لیتی، اس کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا جس کو انفورس کیا جا سکے، وہ سیکیورٹی کونسل ہوتی ہے. صحیح. ہمارے لیے اس سال کا سیشن بالخصوص، ویسے تو ہر سال ہمارا پرائم منسٹر بھی آتے تھے، کبھی فارن منسٹر آتے تھے، سر اگر معافی چاہتی ہوں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ آپ کے خیال میں وزیر اعظم کو کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ جو ہمارے بائی لیٹرل تعلقات ہیں انڈیا پہ، یا جو اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، what should be the thrust of his speech؟ دیکھیے جی، یہ اس کا جو تھرسٹ ہوگا اوور آل کشمیر پہ ہوگا فوکس، کیونکہ پاکستان کی جو ہمارا جو پرنسپل اصولی موقف ہے وہ عمران خان نے بیان کرنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پیدا کیسے ہوا تھا 1947 میں، اور پھر یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ان امپلیمنٹڈ پڑی ہوئی ہیں. تو وہ تو ایک اصولی موقف ہے جو ہر حکمران آ کر کرتا ہے. اس دفعہ جو سچویشن مختلف ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ انڈیا کی انلیگیلٹی کی وجہ سے 370-35A کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد اور پھر کشمیر میں جو ملٹری کریک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس سے جو ہیومن رائٹس ابیوزز کشمیریوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ سچویشن وہ دنیا کے سامنے بہت مؤثر طریقے سے جس کو کہہ سکتے ہیں اس پیش کریں گے. اور آلریڈی توجہ دنیا کی اس وقت کشمیر پر ہے، اس وجہ سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان خود جا کر کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. اور یہ اصل مسئلہ ہوگا، اس میں ہیومن رائٹس کا ایشو بھی ہوگا، اس میں قانونی ایشوز بھی ہوں گے جو کہ انڈیا کی لیگیلٹیز ہیں کشمیر میں، پہلے جو انیکسیشن تھی لیگل وہ تھی، اور اب جو کچھ اقدامات کر رہا ہے. اور پھر اصل وہی ہے کہ ہیومن رائٹس والا مسئلہ کہ ان کو زندگی جو ہے ان کی آسان بنانے کے لیے فوری طور پر کچھ عالمی سطح پر فیصلے اور قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یونائٹڈ نیشنز تو آلریڈی یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بار بار کہا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے تیار ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر جو تھے ہیومن رائٹس کے پچھلے 2 سالوں سے ان کی رپورٹس پڑی ہوئی ہیں. UN ہیومن رائٹس کاؤنسل نے بہت کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ کیا تھا پچھلے ہفتے. بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک نیکسٹ ویک.